इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन के लिए संपत्ति की वास्तविक लागत की गणना किस प्रकार की जाती है इसका अध्ययन करेंगे तथा साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के विनियोजन के संबंध में किस प्रकार की छूट मिलती है उसका भी अध्ययन करेंगे। सामान्यतः जिस गत वर्ष में पहली बार संपत्ति का प्रयोग किया जाता है उस गत वर्ष में संपत्ति की वास्तविक लागत पर ह्रास की कटौती मिलती है। अधिकांश दशाओं में संपत्ति की लागत से तात्पर्य संपत्ति को प्राप्त करने या क्रय करने के लिए चुकाई गई राशि से लिया जाता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में कुछ समायोजन भी करने पड़ते हैं। तो यहाँ संपत्ति की वास्तविक लागत की गणना किस प्रकार की जाए इसका अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले संपत्ति प्राप्त करने के व्ययों को संपत्ति की लागत में जोड़ेंगे, यानी संपत्ति प्राप्त करने के जो व्यय हैं, जैसे पंजीकरण व्यय है, बिक्री कर है, दलाली है, गाड़ी भाड़ा है, चुंगी है इत्यादि खर्चे किस प्रकार के हैं, संपत्ति को प्राप्त करने के व्यय हैं, इनको संपत्ति की लागत में जोड़ देंगे। संपत्ति क्रय करने या भवन का निर्माण शुरू करने से उत्पादन प्रारंभ करने की अवधि का ब्याज पूंजीगत व्यय मानते हुए संपत्ति की लागत में जोड़ दिया जाएगा। संपत्ति को क्रय करने और संपत्ति का निर्माण कार्य शुरू कर भवन का निर्माण कार्य शुरू करने या संपत्ति से उत्पादन कार्य प्रारंभ करने तक की अवधि जो होती है, उस अवधि का जो उस संपत्ति के संबंध में अगर कोई उधार ली गई राशि है और उस पर ब्याज देना पड़ता है तो उस ब्याज को उसकी लागत में जोड़ दिया जाएगा। किराया क्रय पद्धति पर क्रय की गई संपत्तियों की दशा में किस्तों में सम्मिलित ब्याज घटा देंगे। यदि कोई संपत्ति किराया क्रय पद्धति पर क्रय की गई है तो ऐसी स्थिति में जो किस्तों में भुगतान कर रहे हैं उसका, तो किस्त की संपूर्ण राशि को संपत्ति की लागत नहीं मानेंगे। उस किस्त में जो ब्याज जितना शामिल है उसको घटाते हुए शेष नगद जो भुगतान है उसी को संपत्ति की लागत मानेंगे। यानी दूसरे शब्दों में यदि उस संपत्ति को किस्तों में भुगतान न करके अगर एक मुश्त भुगतान करते तो उस स्थिति में जो राशि देनी पड़ती उतनी ही उसकी लागत मानेंगे। सरकार या अन्य संस्था से प्राप्त अनुदान एवं सहायता को संपत्ति की लागत में से घटा देंगे। यदि कोई संपत्ति है जिसके संबंध में किसी प्रकार का किसी भी संस्था से या सरकार से कोई अनुदान प्राप्त होता है या कोई सहायता प्राप्त होती है तो उतनी राशि जितनी सहायता मिली है संपत्ति की लागत में घटा देंगे और शेष राशि पर ही डेप्रिसिएशन की कटौती मिलेगी। निजी संपत्तियों का किराए पर दी गई संपत्तियों का कुछ वर्ष बाद व्यवसाय में प्रयोग होने पर कल्पित ह्रास की राशि घटा देंगे। कई बार क्या होता है कि कोई संपत्ति करदाता अपने स्वयं के प्रयोग में ले रहा है या उसको किराए के व्यवसाय में प्रयुक्त कर रहा है, किराए पर देने के व्यवसाय में, तो ऐसी स्थिति में यदि बाद में उसको व्यवसाय के उपयोग में लेना चाहता है करदाता, तो जितनी अवधि में उसने स्वयं का उपयोग ली है उतनी अवधि का, चूंकि उसको डेप्रिसिएशन की छूट नहीं मिली, किंतु यहाँ कल्पित मानते हुए डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी उस रिटर्न डाउन वैल्यू पर ही डेप्रिसिएशन की छूट मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा विदेश में प्राप्त संपत्ति के भुगतान के समय विदेशी विनिमय दर में हुए परिवर्तनों का समायोजन। यदि कोई संपत्ति विदेश से प्राप्त की है अपन ने और उसके भुगतान के समय विदेशी विनिमय दर में कोई परिवर्तन हुआ है तो परिवर्तन का जो समायोजन करना है वो उसके मूल्य में, संपत्ति के मूल्य में समायोजन करेंगे। यदि किस्तों में भुगतान है तो किस्तों के मूल्य में भी कोई परिवर्तन हुआ तो उसका भी समायोजन अपन करेंगे और समायोजन करने के पश्चात जो लागत होगी उसी लागत पर ह्रास की कटौती मिलेगी। वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु क्रय की गई संपत्ति की लागत को शून्य मानेंगे। सामान्यतः क्या होता है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कोई संपत्ति क्रय करते हैं तो उस पर 100% डेप्रिसिएशन मिल जाता है। अब चूंकि 100% डेप्रिसिएशन उस पर मिल गया तो उस संपत्ति की लागत क्या मान लेंगे, शून्य मानेंगे। बाद में उपहार अथवा उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति की लागत कल्पित ह्रास घटाकर ज्ञात करेंगे। यदि कोई संपत्ति उपहार में प्राप्त हुई है या उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है तो उस संपत्ति की लागत क्या लेंगे,
जो उपहार देने वाले व्यक्ति या के लिए उसकी लागत थी वही उस संपत्ति की लागत लेंगे। किंतु करदाता व्यवसाय में प्रयुक्त होने तक उस संपत्ति पर जितना भी कल्पित ह्रास होता है, जितना भी डेप्रिसिएशन अलाउ हो सकता है, वो घटाने के पश्चात ही बिजनेस के यूज में आने पर उसको डेप्रिसिएशन, उसी कीमत पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। यदि कोई करदाता अनेक बार अपनी संपत्ति को कम मूल्य पर बेचकर अधिक मूल्य पर खरीदता है तो संपत्ति की लागत वह नहीं मानी जाएगी जिस पर संपत्ति को खरीदा गया है, बल्कि ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी डिप्टी कमिश्नर की पूर्व अनुमति से संपत्ति की वह लागत मान सकता है जो वह उचित समझे, यानी कि उचित मूल्य को ही संपत्ति की लागत माना जाएगा। यदि एक बार संपत्ति को बेचकर पुनः किराए पर प्राप्त किया जाए तो संपत्ति की लागत वह होगी जो संपत्ति बेचने से पूर्व थी, यानी बेचने से पहले जो संपत्ति थी वही उसकी लागत होगी, उसको पुनः किराए पर प्राप्त किया जाए तो। यदि एक बार संपत्ति को बेचकर उसे पुनः खरीद लिया जाए, एक बार संपत्ति को बेचकर उसे पुनः खरीद लिया जाए तो ऐसी संपत्ति की दशा में संपत्ति की लागत निम्न में से जो भी कम हो वह होगी करदाता द्वारा संपत्ति की पुनः खरीद पर किया गया भुगतान, यानी करदाता ने कितना भुगतान किया है, या करदाता द्वारा संपत्ति को बेचते समय संपत्ति का अवलिखित मूल्य डेप्रिसिएबल वैल्यू थी, जो रिटर्न डाउन वैल्यू थी, वो दोनों में से जो कम होगी वह संपत्ति की लागत मानी जाएगी। एकीकरण की योजना में संपत्ति का हस्तांतरण या संपत्ति का सूत्रधारी कंपनी से सहायक कंपनी को हस्तांतरण होने पर अपलिखित मूल्य ही लागत मानेंगे। यदि एकीकरण की किसी योजना में संपत्ति का हस्तांतरण होता है या संपत्ति का सूत्रधारी कंपनी से सहायक कंपनी को हस्तांतरण होता है तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वही उसकी लागत मानी जाएगी, जो अपलिखित मूल्य है संपत्ति का वह लागत मानी जाएगी। इसके अलावा यदि कोई संपत्ति क्रय करते हैं तो वर्तमान में प्रावधान ये है कि 10,000 से अधिक का नगद में भुगतान नहीं करना है, 10,000 रुपये से ज्यादा का नगद में भुगतान नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में यदि 10,000 रुपये से ज्यादा का नगद में भुगतान किया है, 10,000 रुपये से ज्यादा का नगद भुगतान किया है तो नगद भुगतान करने पर संपत्ति की लागत में जितना नगद भुगतान किया उसको शामिल नहीं करेंगे। मान लीजिए किसी संपत्ति को 5 लाख रुपए में क्रय किया, करदाता ने 5 लाख में से 4 लाख रुपए चेक द्वारा या रेखांकित चेक द्वारा या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया, किंतु 1 लाख रुपए का नगद में भुगतान कर दिया। तो चूंकि 10,000 से अधिक का नगद में भुगतान है तो जितनी राशि का भुगतान नगद में किया गया उतनी राशि को संपत्ति की लागत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यानी कि संपत्ति की लागत केवल 4 लाख रुपए ही मानी जाएगी। 1 लाख रुपए के भुगतान को संपत्ति की लागत में नहीं मानेंगे, नगद भुगतान को संपत्ति की लागत में शामिल नहीं करेंगे। और उन जो नगद में भुगतान किया गया उस पर न तो डेप्रिसिएशन मिलेगा और न एडिशनल डेप्रिसिएशन की छूट मिलेगी, यानी दोनों की छूट उस करदाता को उस नगद भुगतान वाले अमाउंट पर नहीं मिलेगी। अब हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो विनियोजन है उन पर किस प्रकार की छूट मिलती है। तो देखिए, भारत में जैसे चाय है, कॉफी है, रबर के उत्पादन है या उनका प्रक्रियांकन है, इस कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कुछ छूट देती है, कुछ राशि जमा कराने पर लाभों में से छूट देती है। तो ये राशि कब छूट मिलती है? जब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड जिसको बोलते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NABARD, नाबार्ड के नाम से जिसको बोला जाता है, उसमें राशि जमा कराए, अथवा चाय, कॉफी और रबर बोर्ड की अनुमोदित योजना अनुसार जमा खाते में कराई गई राशि जिसका प्रयोग चाय, कॉफी और रबर के उत्पादन या विकास में हो। इन दोनों, इसमें जो राशि जमा कराता है, इन खातों में जमा राशि कराने पर छूट तभी मिल सकती है जब राशि गत वर्ष में की समाप्ति से 6 माह के भीतर, गत वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के भीतर या आय का नक्शा दाखिल करने की अंतिम तिथि से पूर्व, दोनों में से जो भी पहले हो
जमा कराई गई, यानी 6 महीने की अवधि या आय का नक्शा दाखिल किया है, यानी रिटर्न सबमिट की उससे पहले जमा होनी चाहिए। इसमें छूट की अधिकतम राशि क्या होगी? छूट इसमें जो छूट मिलेगी वो दो राशियां हैं, उनमें से कम वाली राशि की मिलेगी, जिसमें एक तो ये दोनों खातों में जमा कराई गई राशि का टोटल, और दूसरा इस धारा में कटौती प्राप्त करने से पहले, इस धारा की कटौती प्राप्त करने से पहले व्यापार के लाभों का 40%, व्यापार के लाभों का 40%। देखिए इसमें जो व्यापार के लाभों का 40% अपन ने छूट में ले लिया, तो ये छूट घटाने के बाद मान लीजिए किसी को ये छूट मिली, तो ये छूट घटाने के बाद जो लाभ होते हैं वो फिर उसमें कृषि आय और गैर कृषि आय का विभाजन करते हैं, बाद में करेंगे, यानी कृषि आय और गैर कृषि आय का विभाजन बाद में करेंगे, पहले ये छूट देंगे कुल लाभों पे। जमा खाता या नाबार्ड से निकाली गई राशि का प्रयोग किस प्रकार करना है? इसमें चाय, कॉफी और रबर के उद्योग के विकास हेतु बनाई गई योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसा प्रयोग करना होता है, तभी ये छूट मिल पाती है। व्यवसाय के किंतु ये शर्त किसके लिए लागू नहीं होगी? व्यवसाय के बंद हो जाने पर, करदाता की मृत्यु हो गई हो तो, और हिंदू अविभाजित परिवार की दशा में परिवार के विभाजन हो गया हो, किसी फर्म के विघटन होने पर, कंपनी की दशा में कंपनी के समापन हो गया हो, तो निकाली गई राशि का प्रयोग कर सकता है करदाता। निर्धारित उद्देश्य हेतु राशि न निकालने पर कर योग्य होना, यदि निर्धारित उद्देश्य के लिए राशि नहीं निकाली न निकालकर कहीं अन्य उद्देश्य के लिए की जाती है तो फिर वो राशि कर योग्य हो जाएगी। विकास खाते अथवा नाबार्ड खाते में से निकाली गई राशि का जिस संपत्ति में विनियोग किया गया है उस संपत्ति को 8 वर्षों तक, उस संपत्ति का हस्तांतरण 8 वर्षों तक नहीं किया जा सकता। यदि 8 वर्ष के भीतर ऐसी संपत्ति का हस्तांतरण कर दिया जाए तो पूर्व में स्वीकृत जो कटौती है वो कटौती वो कर योग्य हो जाएगी, और जिस वर्ष में ऐसी संपत्ति का हस्तांतरण किया गया है उस वर्ष में कर योग्य होगी। चाय उत्पादन का चूंकि भारत में 60% कृषि आय मानी जाती है, तो ऐसी स्थिति में 40% उस राशि का कर योग्य होगा। 60% कृषि आय मानी जाती है तो जो गैर कृषि आय है वही कर योग्य होगी। कृषि आय भारत में कर मुक्त है। इस पेट्रोलियम अथवा गैस या दोनों के उत्पादन या विकास कार्य में संलग्न करदाता है को केंद्र सरकार से अनुबंधित योजनाओं के लिए भूमि पुनर्स्थापन हेतु जमा कराई गई राशि पर धारा 33A में छूट मिलती है। इस छूट के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक खाता खोलकर धनराशि जमा करानी होती है, और छूट जमा कराई गई राशि या ऐसे व्यवसाय के लाभों के 20% में जो भी कम हो उसकी मिलेगी। छूट किसकी मिलेगी? जमा कराई गई राशि या उस व्यवसाय के लाभ जो हैं, लाभ का 20% की छूट मिलेगी। लाभों के 20% की या जमा कराई गई राशि दोनों में से जो भी कम है उसकी छूट मिलेगी। इसी प्रकार विनियोग भत्ता है। केवल कंपनी को 100 करोड़ रुपए से अधिक का विनियोग करने पर विनियोग के 50% की कटौती मिलती है, विनियोग भत्ते के रूप में कटौती मिलती है किसी प्लांट या मशीनरी में विनियोग करने पर। इसके अलावा जहाज व्यवसाय के संचय में जमा की जो ये छूट थी ये पहले किसी टाइम मिलती थी, अब वर्तमान में ये छूट नहीं मिलती है, इसकी कटौती नहीं मिलती है। थैंक यू।